मध्य प्रदेश की राजनीति में नए साल की शुरुआत धमाकेदार हुई है। नया साल शुरू ही हुआ था कि भोपाल की सड़कों पर एक बड़े आंदोलन की तैयारी की गई। बहाना था ओबीसी आरक्षण का। वैसे तो कल आंदोलन को दबा दिया गया, लेकिन इस आंदोलन का असर एक दिन में खत्म होता नहीं दिख रहा। कहीं तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट उठ रही है, तो कहीं कहा जा रहा है कि अब मध्य प्रदेश के राजनीति की दिशा बदल जाएगी। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार, आप देख रहे हैं आयुध। और हमारे आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की राजनीति में आ रहे इसी बदलाव की, इसके पीछे के क्या है मायने और आप पर इसका क्या असर पड़ेगा। इस आंदोलन के राजनीतिक मायनों को डिटेल में समझने के लिए पहले थोड़ा रिकैप में जाना पड़ेगा। पिछले विधानसभा चुनाव को याद कीजिए। इसी तरह चुनाव शुरू होने वाले थे, राजनीति का माहौल बन रहा था। उसी समय सपाक्स के द्वारा एक आंदोलन शुरू किया गया। आंदोलन शुरू किया गया था SC/ST एक्ट के बहाने। बाद में इसमें पदोन्नति का मामला भी जुड़ गया। देखते ही देखते आंदोलन को इस तरीके से रूप दे दिया गया कि ये पूरे के पूरे स्वर्ण समाज का आंदोलन है। इस आंदोलन से हुआ क्या? सवर्ण समाज के अंदर गुस्सा भरा गया। उनको यह एहसास दिलाया गया कि सरकार उनके साथ भेदभाव कर रही है। अलग राजनीतिक दल बना दिया गया। इस दल ने खुद तो सीटें नहीं जीती, लेकिन इसने विधानसभा चुनाव को प्रभावित जरूर किया। भाजपा कांग्रेस के मुकाबले 0.5% ज्यादा वोटें लेकर आई, लेकिन उसके बावजूद भी चुनाव हार गई। उसके बाद कांग्रेस सरकार में आई। सरकार में आने के बाद उनका पहला निशाना था जनजातीय समाज। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मंच से खड़े होकर कह दिया कि जनगणना में जो भी अधिकारी जनजातियों को हिंदू लिखेगा, उसके ऊपर कार्यवाही की जाएगी। 12 फरवरी को कांग्रेस की तरफ से घोषणा की गई कि वह जगह जगह जाकर खाट सम्मेलन करेगी और जनजातियों को इस चीज के लिए तैयार करेगी कि वो अपने धर्म में हिंदू न लिखे। ये सब किया क्यों जा रहा है, ये समझने के लिए आप एक बार मध्य प्रदेश की जनगणना के ये आंकड़े देखिए। मध्य प्रदेश में लगभग 90% आबादी हिंदुओं की आबादी है। किसी भी राजनीतिक दल को चुनाव जीतने के लिए हिंदू वोटों की जरूरत है, इसके बिना वो चुनाव नहीं जीत सकती। और कांग्रेस ये जानती है कि वो हिंदू वोटों के ऊपर तो कब्जा कर नहीं सकती। तो कांग्रेस कर क्या रही है? कांग्रेस दरअसल हिंदुओं को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना चाह रही है। अब जरा ये आंकड़े देखिए। मध्य प्रदेश के हिंदू समाज की बात करें तो इसमें से 50% आबादी ओबीसी समाज की है। दलित समाज की आबादी 15.62% की है। 21.9% जनजातीय हैं और 5% सवर्ण समाज के लोग हैं। कांग्रेस ने सबसे पहला एक्सपेरिमेंट सवर्ण समाज के साथ किया। जो सवर्ण भाजपा की वोट माने जाते थे, उनके अंदर असंतोष भरा गया। उनके अंदर सवर्ण होने की जो आइडेंटिटी है, उसको हिंदू आइडेंटिटी से ज़्यादा मजबूत करने की कोशिश की गई और ये एक्सपेरिमेंट सफल रहा। इसका फायदा कांग्रेस को मिला। कांग्रेस सरकार में आई। वो अलग बात है कि वो सरकार को संभाल नहीं पाई। उसके बाद अगला निशाना बनाया गया जनजातीय समुदाय के लोगों को। उनके मन में ये बात भरने की कोशिश की गई कि वो हिंदू समाज से अलग हैं। बाकी जनजातीय बंधु हिंदू समाज से कितने अलग हैं, ये जानने के लिए आप हमारी ये रिपोर्ट देख सकते हैं। अब निशाना ओबीसी समुदाय की तरफ है। ओबीसी मूल रूप से बीजेपी के वोटर माने जाते हैं और कोशिश की जा रही है कि इनके अंदर भी ओबीसी की पहचान को हिंदू होने की पहचान से ज़्यादा मजबूत कर दिया जाए। आप एक बार इस आंदोलन के पीछे के चेहरों को देखिए। इस आंदोलन के पीछे का चेहरा कौन है? चंद्रशेखर आजाद, रावण, जिसके बीमार पड़ने पर प्रियंका गांधी उससे मिलने के लिए उसके घर पहुंच गई थी। दूसरा चेहरा कौन है? दिलीप मंडल। वो दिलीप मंडल जिन्हें कांग्रेस की सरकार ने आते के साथ ही माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बना के बुला लिया था। इस आंदोलन की नींव रचने वाले, इस आंदोलन का पूरा लेआउट बिछाने वाली कोई और नहीं, कांग्रेस है। लेकिन कांग्रेस राजनीति के लिए हिंदू समाज को बांट रही है।
छोटे छोटे टुकड़ों में बांट रही है, आपस में बांट रही है। कांग्रेस करना क्या चाह रही है, इसको शायद आप एक कहानी से ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाए। कहानी एक बूढ़े बगुले की है। बूढ़ा बगुला जो अब अपना शिकार पकड़ पाने में कैपेबल नहीं था, तो बगुला क्या करता है कि एक तालाब के किनारे जाता है। उस तालाब में जाके जोर जोर से रोने लगता है, तो एक केकड़ा उसके बगल में आता है। केकड़ा पूछता है, क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? कहता है कि मुझे रात में सपने में भगवान आए थे। उन्होंने कहा कि इस तालाब का पानी तो सूखने वाला है, मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि तुम सब मर जाओगे। केकड़ा इमोशनल हो गया। उसने कहा, तो क्या करें, अब कैसे बचें? बगुले ने कहा कि यहाँ से दूर दूसरे जंगल में एक और तालाब है, उसका पानी नहीं सूखेगा। कहो तो एक एक करके तुम सबको उठा के ले जाके मैं वहाँ छोड़ दूँ। केकड़ा अंदर गया, उसने बाकी मछलियों से बात की। बाकी मछलियाँ तैयार हो गई। ठीक है, बात तो बगुला सही बोल रहा है, गलत तो नहीं बोलेगा। वो सब एक एक करके बगुला रोज सुबह आता, वो एक को अपने पीठ पे बिठाता, उसको ले जाके दूसरे तालाब पे छोड़ के आता। ऐसे ही करके एक एक करके तालाब की लगभग सारी मछलियाँ चली गई। आखिरी दिन केकड़े ने कहा कि अब तो बगुला दादा हमें भी छोड़ दो। तो उसने बगुले को अपने कंधे पर बिठाया, उसे लेकर जा रहा था। बगुला जब दूसरे तालाब के पास पहुंचता है तो क्या देखता है कि आसपास मछलियों की हड्डियां बिखरी पड़ी हैं। वो सब जिन्हें उनके पुराने घर को खौफ में होने का, खतरे में होने का डर दिखाकर लाया गया था, उनकी हत्या कर दी गई। अब आप पहचानिए कि बगुला भगत कौन है, क्योंकि सपाक्स आंदोलन के बाद कांग्रेस की सरकार तो बनी, लेकिन क्या उस आंदोलन की मांगों को पूरा किया गया? जनजाति समाज के बंधुओं को भड़काया तो गया, लेकिन कांग्रेस के इतने लंबे शासनकाल में क्या उन तक कोई लाभ पहुंचाए गए? अब बातचीत ओबीसी अधिकारों की जा रही है, तो एक बार जरा अपनी नजरें घुमाकर देखिए कि इस पूरी की पूरी बहस का कारण कौन है। इस मामले को कोर्ट लेकर कौन गया? ओबीसी समाज को उसके अधिकारों से वंचित करने वाला कौन है? शायद इन सभी चीजों के जवाब आपको मिल जाएंगे और आप समझ जाएंगे कि कुछ बगुला भगत क्यों हिंदू समाज को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर अपना राजनीतिक हित पूरा करना चाहते हैं। आप सबसे हमारा यही अनुरोध है कि जुड़े रहिए, एक बने रहिए, क्योंकि संगठन में ही शक्ति है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ ही आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।